आज हम लोग देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में कोई भी भाषा जल्दी शामिल क्यों नहीं हो पाती है, या कोई भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उस भाषा में क्या क्या ऐसा मौजूद होना चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने लायक ये भाषा है। तो वही आज हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं हैं जो बाद में 8वीं अनुसूची में शामिल हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। ये इसका पहले इतिहास देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो उस समय 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 ही भाषा मौजूद थी। यानी कि ऐसे भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, या बहुत सारी भाषाएं अभी भी बोली जाती है। एक कहावत भी है कि 3 कोस पर पानी बदले 3 कोस पर वाणी बदले। एक कहावत हमारे यहाँ पर फेमस भी है कि 3 कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर वाणी बदले। यानी कि जो बोलने का जो भाषा होता है ये 3 कोस पर बदल जाता है। भाषा भले बदले या ना बदले लेकिन एक्सेंट जरूर बदल जाता है। एक ही भाषा, जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, तो हिंदी अलग अलग राज्य में अलग अलग एक्सेंट से बोला जाता है, यानी अलग अलग तरीका से अपने अलग अलग बोलियों में बोला जाता है हिंदी को। या कोई भी भाषा हो गया तो 3 कोस पर उसका एक्सेंट ही बदल जाता है या भाषा ही बदल जाता है। तो उस समय सिर्फ 14 ही भाषाओं को शामिल किया गया। जो मेजर भाषाएं थी, जो मुख्य भाषाएं थी, 14 जो मुख्य भाषाएं थी उनको ही शामिल किया गया। लेकिन जो 21वां संविधान संशोधन हुआ तो 21वीं संविधान संशोधन में ये सिंधी भाषा को एक और 15वीं भाषा के रूप में ये सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया। ये 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को क्या किया गया, 15वीं ये भाषा के रूप में शामिल कर लिया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन में 16, 17 और 18वां भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को भी शामिल कर लिया गया। अब 71वां संविधान संशोधन में 16, 17 और 18वां भाषा मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी इस सबको शामिल कर लिया गया। ऐसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि 21वें संविधान संशोधन में किस भाषा को शामिल किया गया। तो ये बात ध्यान रखना कि सिंधी भाषा को शामिल किया गया। ये अकेले ऐसा भाषा है जो शुरू में शामिल हुआ था। उसके बाद 71वां जो संविधान संशोधन उसमें 3 गो भाषा को शामिल किया गया। पहले संविधान संशोधन में सिर्फ एक ही भाषा को शामिल किया गया, लेकिन इसमें 3 गो भाषा को, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन जब हुआ इसमें 4 गो भाषा को शामिल किया गया। 18, 4, 22 यानी कि तब 22 गो भाषा हो गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। यानी कि इसमें 92वां संविधान संशोधन में 4 गो भाषा को शामिल किया गया। अब ये भी सवाल मन में उत्पन्न हो सकता है कि ये कौन सी ऐसी योग्यता होती होगी जिसके अनुसार ये भाषा को शामिल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसी योग्यता भाषा में होनी चाहिए। और बहुत सारे आप लोग सुने भी होंगे कि बहुत सारी भाषाओं को शामिल करने के लिए बहुत सारी कोशिश जारी है, लेकिन उस भाषा शामिल नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं शामिल हो पाता है आज हम लोग देखेंगे कि वो भाषा आखिर क्यों नहीं शामिल हो पाता है। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली, उस भाषा में योग्यता होनी चाहिए, कोई भाषा होनी चाहिए ना कि बोली। अब आप लोग सोचेंगे कोई भी बिना भाषा को कैसे बोलेगा शामिल करने के लिए। देखिए, भाषा और बोली में हम लोग अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, कौन सा भाषा या कौन सी बोली। बहुत सारे लोग अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। देखिए, हम ये बताते हैं कि भाषा और बोली में अंतर कैसे स्पष्ट किया। भाषा होता है ये बहुत बड़ा रूप होता है, इसका अपना ये लिपि होता है, अपना व्याकरण होता है। लेकिन बोली का जो होता है अपना लिपि और व्याकरण कुछ भी नहीं होता है। एक भाषा के अंदर कई सारी बोलियां होती हैं, लेकिन जो बोली होती है वो सिर्फ अकेले होती है, अपने लिए सिर्फ अकेले होती है। जैसे बोली का सिंपल सा अर्थ समझ लीजिए, सिंपल सा मतलब एक्सेंट होता है। यानी कि एक भाषा को कितना बहुत सारे एक्सेंट में बोला जाता है, लेकिन एक्सेंट सिर्फ एक अलग ही रहता है। तो कोई भी भाषा होनी चाहिए न कि बोली होनी चाहिए। पहला इसका योग्यता हुआ। सेकंड योग्यता हुआ अपनी लिपि होनी चाहिए उसकी क्या होनी चाहिए, लिपि। जैसे हमारे हिंदी का, हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी का देवनागरी लिपि है, वैसे ही जो भी भाषा को शामिल करवाना है उसका अपना एक लिपि होना चाहिए। तीसरा है बोलने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए। मान लीजिए आपके दोनों मौजूद है, पहला भाषा भी है और लिपि भी है, लेकिन बोलने वाले लोग ही नहीं है। जब बोलने वाले लोग नहीं है तो 8वां अनुसूची में शामिल करवा कर क्या कीजिएगा। बोलने वाले लोग भी हैं तो वो भी अधिक होने चाहिए। थोड़ा बहुत लोग से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे अधिक लोग होने चाहिए। और अब देखिए, ये बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि बहुत सारे बातें होती हैं कि ये हमारी भाषा शामिल हो जाए, हमारी भाषा शामिल हो। सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो स्थानीय भाषा है वो भी शामिल हो जाए। तो ये शामिल होने से लाभ क्या होता है, देखिए लाभ देखते हैं कि इससे हमें लाभ क्या मिलता है। कोई भी भाषा शामिल हो जाएगी, उस भाषा के साहित्य को अन्य प्रमाणिक भाषा है उसमें अनुवाद किया जाएगा।
अन्य प्रामाणिक भाषाओं में उस भाषा के साहित्य को अनुवाद किया जाएगा। और ये भी एक और पॉजिटिव बात होता है कि कोई भी अगर बड़ा एग्जाम देने जाइएगा तो वो 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं होती हैं उस भाषा में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद होता है कि सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है उस भाषा को बढ़ाने के लिए, उस भाषा को वृद्धि विकास करवाने के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मिलता है। उसके बाद कवियों और साहित्यकारों को पुरस्कृत भी किया जाता है, यानी कि जो भाषा 22 भाषाओं में शामिल हो जाती है उसमें जो कवि होते हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। तो ये सब उसका लाभ हो गया। ये तीन नहीं, बहुत सारे और भी उसके लाभ हैं। अब देखिए इस समय बहुत सारी भाषाओं को आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शामिल नहीं हो पा रहे। इसलिए एक प्रोसेस होता है कि इसकी योग्यता एक बना दी गई है कि भाषा होनी चाहिए, अपनी लिपि होनी चाहिए, बोलने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ये सब होगा तभी ही कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर सकते हैं।